आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। आखिर कोई भी जीव नई चीजें सीखता कैसे है? शुरुआती मनोवैज्ञानिक विचारों से लेकर आज के मॉडर्न क्लासरूम तक ये सफर सच में बहुत रोमांचक है। आइए मिलकर इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प प्रक्रिया को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं और देखते हैं कि हमारी आदतों का निर्माण आखिर होता कैसे है। आइए फटाफट आज की रूपरेखा पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करने से, फिर देखेंगे सीखना और परिपक्वता के बीच का अंतर। उसके बाद थॉर्नडाइक और उनके संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म पर चर्चा करेंगे। फिर हम मशहूर पजल बॉक्स प्रयोग, सीखने के 3 नियम और आखिर में आधुनिक कक्षाओं में इनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करना, जो व्यवहार की नींव है। सच बताऊं तो आगे बढ़ने से पहले ये तय करना बहुत जरूरी है कि जब हम ज्ञान प्राप्ति या सीखने की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है। यह सिर्फ किताबों से कुछ याद कर लेना बिल्कुल नहीं है। क्रो एंड क्रो की ये बहुत ही क्लासिक परिभाषा है। सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। ये कोट इस पूरी प्रक्रिया की व्यापकता को शानदार ढंग से दर्शाता है। इसे देखकर एकदम समझ आता है कि सीखना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, ज्ञान तो बस एक हिस्सा है। जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलता या कोई नई क्रिया हमारी आदतों में पूरी तरह से शामिल नहीं होती, तब तक असल में सीखने की प्रक्रिया पूरी होती ही नहीं है। अगर हम वुडवर्थ और क्रोनबैक जैसे प्रसिद्ध सिद्धांतकारों के निचोड़ को देखें तो सीखना क्या है? अनुभव और प्रबलित अभ्यास द्वारा संचालित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सीधे शब्दों में कहें तो किसी चीज को एक दिन के लिए याद रख लेना सीखना नहीं कहलाता। इसके लिए लगातार अनुभव और तगड़े अभ्यास की जरूरत होती है, और वो भी तब तक जब तक कि व्यवहार हमेशा के लिए बदल ना जाए। ये कोई टेम्पररी फेज नहीं है, बल्कि एक परमानेंट बदलाव है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सीखना बनाम परिपक्वता यानी मैच्योरेशन। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना मनोविज्ञान में बेहद खास है। परिपक्वता और सीखने के बीच का अंतर एकदम साफ होना चाहिए। परिपक्वता एक आंतरिक शारीरिक और मानसिक विकास है, जिसके लिए किसी बाहरी उत्तेजना की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे एक पक्षी के पंखों का खुद ब खुद उड़ने के लिए मजबूत हो जाना। लेकिन सीखना वो एक व्यवहारिक बदलाव है, जिसके लिए अभ्यास, अनुभव और बाहरी उत्तेजना की सख्त जरूरत होती है। अगर वही पक्षी दूसरे पक्षियों को सुनकर किसी खास आवाज की नकल करना शुरू कर दे तो उसे सीखना कहेंगे। उसके लिए प्रैक्टिस और बाहरी दुनिया से मिलने वाली उत्तेजना चाहिए ही चाहिए। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक और संबंधवाद, जिसे हम आदतों का तंत्र भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास में एडवर्ड थॉर्नडाइक का नाम बहुत बड़ा है। उन्होंने संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि सीखना दरअसल एक विशिष्ट स्थिति, जिसे हम उत्तेजना कहते हैं, और एक स्वैच्छिक क्रिया यानी प्रतिक्रिया के बीच एक मानसिक कड़ी का निर्माण है। इसे SR बॉन्ड कहा जाता है। उन्होंने सीखने को किसी रहस्यमयी विचार के बजाय एक बहुत ही तार्किक और यांत्रिक नजरिए से देखा। ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे हमारे कॉन्शियस चॉइसेस दिमाग में एक अदृश्य तार के जरिए पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। दिमाग के अंदर इस SR बॉन्ड के बनने की कल्पना करना ही अपने आप में कितना दिलचस्प है। होता क्या है कि दिमाग बाहरी दुनिया की किसी घटना को पकड़ता है, उसे एक सचेत अनुभूति में बदलता है और फिर एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। जब ये चक्र बार बार घूमता है ना, तो दिमाग में ये तार इतना मजबूत हो जाता है कि उस खास स्थिति को देखते ही बिना सोचे समझे हम वही रिएक्शन देने लगते हैं। इसी मजबूत कड़ी को हम आम भाषा में आदतें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, पजल बॉक्स प्रयोग, जहां हम प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर को एक्शन में देखेंगे। अपने SR बॉन्ड वाले सिद्धांत को साबित करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही कमाल का प्रयोग किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक लॉक्ड पजल बॉक्स में डाल दिया। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक लीवर को दबाना। शुरू में क्या हुआ? बिल्ली ने अव्यवस्थित रूप से हाथ पैर मारे, यहां वहां काटा। फिर अचानक गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो उसके बाहर निकलने का समय कम होता गया। उसने सफल प्रतिक्रियाओं को अपनाया और बेकार की हरकतों को छोड़ दिया। आखिर में वो बॉक्स में जाते ही तुरंत लीवर दबाना सीख गई।
तो इन लगातार परीक्षणों में सीखने का वक्र यानी लर्निंग कर्व कैसा दिखा? क्या कोई अचानक आहा मोमेंट आया? बिल्कुल नहीं। इस टाइम ग्राफ ने एक धीमी, क्रमिक सुधार की ढलान दिखाई। इसने मनोविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि इसने साबित किया कि जानवर किसी अचानक मानवीय तर्क से नहीं सीखते, बल्कि सफल और असफल प्रयासों के माध्यम से सही व्यवहार को यांत्रिक रूप से धीरे-धीरे अपना लेते हैं। अब आते हैं 5वें भाग पर, सीखने के 3 नियम, जिसे हम संबंध के नियम भी कहते हैं। उन पजल बॉक्स प्रयोगों से आदतें बनाने के 3 बहुत ही मजबूत नियम निकलकर सामने आए। पहला है तत्परता का नियम। इसका मतलब है कि सीखने वाले को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार और प्रेरित होना चाहिए। दूसरा है अभ्यास का नियम। एकदम सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और तीसरा, सबसे अहम, प्रभाव का नियम। इसका मतलब है कि अगर किसी काम का रिजल्ट अच्छा और संतोषजनक होता है तो वो व्यवहार और मजबूत होता है, और अगर असुविधा होती है तो वो कमजोर पड़ जाता है। यही वो नियम है जिसने आगे चलकर ऑपरेंट कंडीशनिंग की नींव रखी। बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक नया विचार सामने आया जिसने पुराने अभ्यास के नियम को चुनौती दी। पुराना विचार था कि सिर्फ दोहराव से ही सीखा जा सकता है, लेकिन थॉर्नडाइक ने जब आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों से हजारों लाइनें खिंचवाईं बिना उन्हें बताए कि वो सही हैं या गलत, तो कोई सुधार नहीं हुआ। इससे एक नया संशोधित नियम बना। दोहराव के साथ इनाम या फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। बिना इमीडिएट फीडबैक के सिर्फ अंधाधुंध प्रैक्टिस करना पूरी तरह से बेकार है। चलिए आखिर में 6ठे भाग की बात करते हैं, आधुनिक कक्षाओं में अनुप्रयोग। प्रयोगशाला से निकलकर अब हम असली दुनिया की डेस्क पर आ गए हैं। अगर हम आज के इस मॉडर्न क्लासरूम सेटअप को ध्यान से देखें तो इन शुरुआती प्रयोगों की विरासत हर जगह दिखाई देती है। एक आधुनिक कक्षा में शिक्षक दरअसल उत्तेजनाओं के वास्तुकार होते हैं। वे टॉपिक्स को इस तरह से फ्रेम करते हैं ताकि छात्रों से खास प्रतिक्रियाएं निकाली जा सकें। ये सब उन्हीं मानसिक कड़ियों, उन्हें एसआर बॉन्ड्स को मजबूत करने का एक आधुनिक तरीका है जो हमने पजल बॉक्स वाले प्रयोग में देखा था। तो इसके प्रैक्टिकल टेकअवेज क्या हैं? बहुत ही क्लियर हैं। सबसे पहले जटिल और बड़े कामों को छोटे क्रमिक हिस्सों में तोड़ना चाहिए। उसके बाद बार बार अभ्यास के जरिए कॉग्निटिव ऑटोमेटिसिटी हासिल करनी चाहिए ताकि दिमाग पर बोझ कम हो और फोकस ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, उस सही एसआर बॉन्ड को पक्का करने के लिए तुरंत फीडबैक देना चाहिए। इन्हीं तरीकों से एजुकेटर्स बेहतरीन ढंग से नए व्यवहार और मास्टरी को आकार दे सकते हैं। हालांकि संबंधवाद आदत बनाने का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला देता है, लेकिन ये आखिरी सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या प्रभाव के नियम का अर्थ ये है कि मानव द्वारा सीखना केवल पुरस्कारों और दंड के प्रति एक यांत्रिक प्रतिक्रिया है, या फिर हमारे दिमाग में इससे भी कुछ बड़ा चल रहा है? क्या अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता और हमारी जटिल सोच को वाकई किसी पजल बॉक्स के नियमों में समेटा जा सकता है? ये एक ऐसी बहस है जो मनोविज्ञान में आज भी जारी है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।